बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये संडे टेस्ट चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन और वर्क एंड एनर्जी से कुछ एमसीक्यूज एनर्जी से मैं इसमें लाया हूँ। बड़े बेसिक एमसीक्यूज है, एक एक एमसीक्यू आप सुने और उसको मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो 123 नंबर एमसीक्यू है। 123 एंगल बिटवीन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज, देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इधर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं थोड़े बहुत डिस्कस करूंगा, तो आप लोग गौर से सुनो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 3 एक्सेलरेशंस होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन मीन एक नाप तोल मेजरमेंट, हर मोशन के साथ कुछ पैमाइशें जुड़ी हुई होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेशन में देखूं तो 3 एक्सेलरेशंस, एक हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी से रिलेटेड आगे भी एमसीक्यूज है तो वो भी आपको क्लियर होंगे, तो इधर थोड़ा बहुत मैं इसको डिस्कस करता हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन, नंबर 2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नंबर 3 सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये 3 एक्सेलरेशन होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। पर जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, जिसके पीछे पूरी फिलॉसफी है, लेकिन अगर तुम्हें टू द पॉइंट जाऊंगा तो वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो ये तीनों एक्सेलरेशन, अल्फा इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अलोंग द टेंजेंट होगा, अलोंग द टेंजेंट। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और जब हम इन तीनों एक्सेलरेशंस को देखते हैं तो ये तीनों अल्फा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर मैं सर्कुलर मोशन ले लूं ये, और ये बॉडी सर्कल में मोशन में है, ये एक बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है, तो इस पॉइंट पे ये बॉडी ए से जाएगी, इस पॉइंट पे ये बॉडी ए से जाएगी। इस डायरेक्शन को हम टेंजेंशियल डायरेक्शन कहते हैं या टेंजेंट कहते हैं। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल होगा और सेंट्रीपेटल का टुवर्ड द सेंटर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल का आपस में एंगल क्या होगा, 90, और एंगुलर का अलोंग द एक्सिस होगा। अगर बॉडी मुसलसल ऐसे तेज हो रही है तो ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा हमारी तरफ। ये अगर प्लेन बन रहा है तो ये एक्सेलरेशन होगा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ये हुआ, टेंजेंशियल हमारे ये सेंट्रीपेटल ये हुआ और टेंजेंशियल ये हुआ। तो तीनों अगर हम देखते हैं तो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करते हैं, यानी एक्स वाई और जेड। अगर एक अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस है, तो तीसरा एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस है, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें से कोई भी अगर आ जाए, यानी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो भी परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री। अगर हमारे पास अल्फा और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो, यानी अल्फा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो उनके दरमियान भी थीटा क्या होगा, डायरेक्शन 90। ये तीनों वेक्टर्स है, वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल लेते हैं। तो इन तीनों वेक्टर्स का आपस में कोई भी 2 वेक्टर्स आप ले ले, एक्सेलरेशन वेक्टर्स, 3 एक्सेलरेशन वेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, जो कि तीनों क्या है, तीनों मेजरमेंट्स है। मेजरमेंट मीन इंफॉर्मेशन है अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तीनों एक्सेलरेशन वेक्टर मेजरमेंट्स है और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इनमें से एमसीक्यू में कोई भी 2 आ जाए तो उनके दरमियान एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। इसी तरह तो ये 123 एमसीक्यू ये था, एंगल बिटवीन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑलवेज 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट सुनो जरा। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक पार्टिकल है, बॉडी है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, तो ऑप्शन ए में है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, ऑप्शन बी में है काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ऑप्शन सी में है पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, डी में है नन ऑफ दिस। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं पार्टिकल ले लूं 124, देखिए एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एक तो वो एनर्जी है जो मैटर से हासिल होती है, यानी मैटर फटता है और उससे एनर्जी मिलती है E=mc², और एक पार्टिकल का मास, उसका जिस्म कायम रहता है और उसके हरकत की वजह से उसके साथ एनर्जी होती है, या उसके पोजीशन की वजह से उसके साथ एनर्जी होती है, कि उसका पोजीशन ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है उसका पोजीशन, या एक स्प्रिंग के साथ मास अटैच्ड है, पार्टिकल अटैच है, तो इलास्टिक फील्ड, इलास्टिक फोर्स में उसका पोजीशन क्या है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज, इनको हम पढ़ते हैं। ये भी पार्टिकल्स के साथ जुड़ी हुई एक एनर्जी है। तो पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है, उसके साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट है। तो हम लिखते हैं कि एनर्जी विद पार्टिकल, एनर्जी
विद पार्टिकल, कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल इनटू एनर्जी नहीं है, वो तो हमारे पास E = mc² है। एनर्जी विद पार्टिकल, एनर्जी विद पार्टिकल, तो वो हमारे पास दो किस्म के एनर्जीज है, टू टाइप्स, दो किस्म के, एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, दूसरी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब एक पार्टिकल, देखो ऐसे हो सकता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड। अगर हम या पोटेंशियल एनर्जी इज क्रिएटेड, हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, मीन कम हुई, तो वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। या अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी गई, यानी अगर आप एक पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ज्यादा होती है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो रही है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में। तो मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, काइनेटिक एनर्जी कैन बी क्रिएटेड भी, जब ऊपर से बॉडी नीचे आएगी तो मुसलसल तेज होती जाएगी। या मैं बता सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इधर पार्टिकल है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, या सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, कंजर्व्ड। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मींस टोटल एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी प्रोसेस, microscopic process, macroscopic process, chemical process, physical process. It is universal law. Mass and energy is conserved. अच्छा 125, तो इसमें ये MCQ क्या था? For a particle moving in a horizontal circle, तो sum of kinetic and potential energy is constant. Okay, ये 125 MCQ नंबर 125, इसमें है कि the angular velocity of the second's hand in a watch of a watch is, अगर मैं वॉच ले लूं, ये मेरे पास वॉच है, इसके 3 हैंड्स होते हैं, एक सेकंड का टक 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 60 सेकंड में अपना चक्कर कंप्लीट करता है। दूसरा मिनट हैंड, वो से जो छोटा सा नीडल, स्तन, छोटा सा नीडल, उसको जो जब हम लेते हैं, जब वो पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं तो वो 60 मिनट में कंप्लीट करता है। और एक हावर हैंड होता है। पहले तो ये याद रखो कि सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर होगी मिनट हैंड के एंगुलर वेलोसिटी से, और मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी ग्रेटर होगी हावर हैंड के, क्योंकि सेकंड हैंड अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं 60 सेकंड में, और मिनट हैंड अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं 60 मिनट में, और हावर हैंड अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं 12 आवर्स में। तो सेकंड हैंड टक 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 जल्दी मूव करता है, हावर हैंड थोड़ा आराम से, और ये मिनट हैंड थोड़ा आराम से, और हावर हैंड और भी आराम से मूव करता है। तो इधर पूछा गया है कि आप सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी बताएं, तो एंगुलर वेलोसिटी है थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया गया, इस इंफॉर्मेशन का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर थीटा मैंने लूं 2 पाई रेडियन, तो ये पूरा चक्कर हुआ, और टाइम मैंने लिया 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में ये पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं। तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/30 और रेडियन पर सेकंड। आप फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ये ऑलरेडी मौजूद है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 5/60 मौजूद है, 5/30 मौजूद है, बी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। 126 को देखो जरा, 126 MCQ ये है कि when a body starts to roll on an inclined plane, its potential energy is converted on, यानी अगर ये हमारे पास एक inclined plane है, इस तरह ये एक स्लोप, ये inclined plane, यहां से मैं एक बॉडी को रोल डाउन करता हूं, एक बाल है मान लो, वो यहां से रोलिंग करता है, तो वो अपने गिर्द भी घूम रहा होता है और वो सामने भी जा रहा है। यानी अगर ये मैंने एक बाल लिया तो ये अपने गिर्द रोटेट भी करता है और नीचे भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जमीन से हाइट h पे है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh, तो वो mgh कम होती जाएगी। जिस तरह इब्तिदा मैंने बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड। इधर आप देखो पोटेंशियल एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी खत्म हो रही है। डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि खत्म हो रही है, लेकिन खत्म का मतलब ये नहीं है कि उसकी जात खत्म हो गई और बस और कुछ नहीं मिला हमें। वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम हो रही होती है और ये बॉडी रोल डाउन करती है। तो जब ये रोल करती है तो इसमें हमारे पास है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी चीज अब अगर अपने गिर्द घूम रहा है तो वो भी हरकत है, उसमें भी एनर्जी है, वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर ऐसे घूम भी रहे और आगे भी जा रहे, घूम भी रहे और आगे भी जा रहे, तो उसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी लीनियर mgh हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी इन 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी हमारे पास। तो सवाल ये है कि when a body starts to roll on an inclined plane, its potential energy is converted into option A translational kinetic energy only, option B translational and rotational kinetic energy only। तो rotational energy only या none of these, तो translational and rotational kinetic energy only इसमें कन्वर्ट होगी। 127
127 ये है कि अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 4 मीटर इन डायमीटर 4 मीटर है। देखो फिजिक्स के ज्यादातर एमसीक्यूज में आपको कुछ डेटा गिवन होता है और कुछ एक आधा मेजरमेंट आपसे रिक्वायर्ड होता है। तो आप पहले जरा ये देखें कि आपको बताया गया क्या है, कौन सा डेटा आपको गिवन है, वो आप जरा अपने लिए लिखा करें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस एमसीक्यू का मतलब क्या है और ये मुझसे क्या मांग रहे हैं, यानी मतलब ये कि उनका वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, तो फिर बंदे को थोड़ा बहुत पता चल जाता है। देखो इधर अब मैं थोड़ा डेटा लिखता हूं। अ पॉइंट ऑन द रिम, एक रिम है, रिम इस तरह का शक्ल का होता है जिस तरह कॉइन है, कॉइन इस तरह नहीं, रिम इस तरह, ये वो डिस्क होता है हमारे पास, रिम इस तरह होता है, ये इसको हम हुप या रिंग भी कह सकते हैं। तो रिम पे एक पॉइंट है, रिम का डायमीटर है 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2, तो रेडियस हो जाएगा ये 2 मीटर। अच्छा रेडियस क्यों निकाला भी पता चल जाएगा। डायमीटर हैज अ वेलोसिटी ऑफ दिस सेंटीमीटर पर सेकंड, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी 1600 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो सेंटी को खत्म करो, इसको तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। सेंटी बराबर है 10 पावर माइनस 2 के, तो 10 पावर माइनस 2 ये 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। और मुझसे मांगा गया है द एंगुलर वेलोसिटी, आप एंगुलर वेलोसिटी निकाले कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर है आर ओमेगा के, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो जाएगी टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय आर के। इसलिए मैंने डायमीटर को 2 पे डिवाइड किया था, इन्होंने डायमीटर दिया है और डायमीटर को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आएगा। तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास हो जाएगा रेडियस कितना है आर हमारे पास है माय डियर ये 2 मीटर, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा ये 8 रेडियन पर सेकंड। 8 रेडियन पर सेकंड इज द एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है 8 रेडियन पर सेकंड। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ फ्लाई व्हील गेन अ स्पीड ऑफ 540 रिवोल्यूशन पर मिनट इन 6 सेकंड्स, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज। फिर वही बात है, पहले आप गिवन डेटा लिखो। अ फ्लाई व्हील गेन अ स्पीड ऑफ 540 रिवोल्यूशन पर मिनट इन 6 सेकंड्स। अच्छा तो ये ओमेगा आपको गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी 540 रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन मीन 2 पाई आर, एक रिवोल्यूशन पर मिनट मीन यानी 60 सेकंड। आरपीएम को इस तरह तुम लिखो 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 60 और सेकंड, ये आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन मीन 1 पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर मीन 2 पाई रेडियन। ओके तो ये इन 6 सेकंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, टाइम उसने लिया 6 सेकंड, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन्होंने तो चेंज बताया है, तो वो हमारे पास है 540 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 2 लिखूंगा, पाई लिखूंगा और रेडियन और डिवाइडेड बाय ये 60 सेकंड हो जाएगा, और 6 सेकंड इन्होंने बताया 6 सेकंड, तो इसको इस पे डिवाइड करो तो ये 1 से पर, तो इस 1 से पर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ 3 18 54 बाय 18, और ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर 54 बाय 18, तो 18 2 3 हो जाएगा, 18 इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3 और 3 पाई और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशंस है, मैंने इतना बताया, बड़े बेसिक एमसीक्यूज है सारे। द एक्सेलरेशन 129 द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, याद रखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इधर देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी हैव ओनली वन एक्सेलरेशन, वी हैव ओनली वन एक्सेलरेशन, हमारे पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, which is centripetal acceleration, which is centripetal acceleration, जो कि हमारे पास वो होगा centripetal acceleration। क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी, तो जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो इधर नहीं हुआ, वो मेजरमेंट इधर एब्सेंट है। एक किस्म से आप ये बता सकते हैं कि पर सेकंड चेंज नहीं आ रहा, तो पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। और टेंजेंशियल
एक्सेलरेशन हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से होता है। यानी अगर एक बॉडी मुसलसल घूम रही है, इधर उसको मैंने छोड़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इधर गई 2 मीटर पर सेकंड से, तो फिर इधर भी जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से, इधर भी जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से, इधर भी जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहे हैं तब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ना तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपेटल, और वो बराबर है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बराबर है v²/r के, या v r ओमेगा के बराबर है। तो r² ओमेगा स्क्वायर बाय r, तो एक r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ac बराबर हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, ऊपर मैं लिखता हूं कुछ और टर्म्स, इसके भी बराबर है। ये सारी इक्वेशंस याद रखो, यानी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बराबर है v²/r के भी, फिर v r ओमेगा, इसको हम कहेंगे द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल स्पीड। और अगर मैं इस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करूं, एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का भी तो कांसेप्ट है और टेंजेंशियल का भी है, तो अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के कांसेप्ट में लिखना चाहता हूं तो a r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो ये r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। फिर ओमेगा बराबर है θ/t के, अगर थीटा मैं 2 पाई रेडियन ले लूं, और टाइम तो फिर टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी पूरा चक्कर जितने टाइम में कंप्लीट होता है तो टाइम पीरियड होता है। तो अगर इस टर्म्स में मैं लिखूं टाइम पीरियड के टर्म्स में, तो r 2 to the 4 और पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माय डियर रेडियन स्क्वायर और डिवाइड बाय टी स्क्वायर, यानी इस तरह भी लिख सकता हूं। अच्छा 2 पाई r, बस 2 पाई r, ओके 2 पाई r मैंने लिखा, 2 पाई रेडियन 2 पाई बाई टी, इस तरह लिख सकता हूं। 4 पाई स्क्वायर r 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकता हूं। ये हो जाएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। और अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूं तो 4 पाई स्क्वायर r और f स्क्वायर, इसके भी बराबर है। तो यहां से एक और एमसीक्यू भी निकला कि अगर r कांस्टेंट हो, अगर r में कांस्टेंट ले लूं तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के साथ डायरेक्टली है, यानी फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो 2 2 जा 4, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन 4 गुना बढ़ेगा। और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि अगर r में कांस्टेंट ले लूं तो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड स्क्वायर, तो टाइम पीरियड जब डबल हो जाएगा तो 2 2 जा 4, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन 4 गुना कम हो जाएगा। अब इधर इन्होंने बताया है कि इसमें सेंट्रीपेटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा, तो ऑप्शन ए में गिवन है v²/r, ऑप्शन बी में गिवन है r ओमेगा स्क्वायर, अच्छा नहीं ये v ओमेगा स्क्वायर है, तो v ओमेगा स्क्वायर गलत आ रहा है, और c में लिखा है r ओमेगा और d में लिखा है 0, तो इसमें तो बाकी मैच भी नहीं कर रहे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी मतलब ये कि अगर बाकी दिए होते r ओमेगा स्क्वायर दिया होता तो r ओमेगा स्क्वायर भी फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, या और ये दिया होता 4 पाई स्क्वायर r f स्क्वायर, तो फिर वो फिर ऑल ऑफ दीज आता, लेकिन इधर तो बाकी सारे ऑप्शंस ही गलत आ रहे, तो v²/r इज द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। 130 में बताया गया है कि द एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम 2 यूनिट टू 6 यूनिट इन 4 सेकंड टाइम। तो एंगुलर मोमेंटम li 2 यूनिट था, li 2 यूनिट था, lf हमारे पास 6 यूनिट हो गया। एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ 2 से 4, कितना चेंज आया? 4 का चेंज आया। इस दौरान टाइम लिया गया, लम्हात लिए गए 4 सेकंड। टार्क बताओ, तो टार्क बराबर होता है चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ साथ ये भी याद रखो फोर्स बराबर होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मीन LF माइनस LI बाय डेल्टा T, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट माइनस 2 यूनिट और डिवाइड बाय 4 सेकंड, तो ये 4 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो ऑप्शन ए में है 1 यूनिट, ऑप्शन बी में है हाफ यूनिट, ऑप्शन सी में है 3/2 यूनिट, 3/2 यूनिट, और ऑप्शन डी में 4 यूनिट, तो 1 यूनिट आंसर आता है। 131 हमारे पास 131 MCQ है। द मोशन ऑफ planet in solar system is an example of conservation of, ऑप्शन ए में मास गिवन है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, या एनर्जी है। तो ये मैं बता दूं, याद रखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये चीजें चेंज नहीं होंगी। स्पीड और लीनियर स्पीड not change, tangential velocity changes, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंजेस हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। वो लिख रहा हूं जो चेंज नहीं होगी, पहले वो लिख रहा हूं, क्या स्पीड चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास चेंज नहीं होगी, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये मेजरमेंट्स और भी है, यानी अगर मास कांस्टेंट है तो ठीक है, फिर मास भी चेंज नहीं हो रहा, तो स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम दे आर नॉट चेंजिंग, और जो चेंज होंगे वो हमारे पास ये है चेंज,
वो हमारे पास है वेलोसिटी, और इधर मैं ये भी लिखूं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, दे आर नॉट चेंजिंग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात कर रहा हूं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv स्क्वायर के, तो ये v के ऊपर स्क्वायर आया तो ये स्पीड हुआ। फिर स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर गिव्स अ स्केलर, मास भी स्केलर है, v स्पीड, स्पीड इज नॉट चेंजिंग। अच्छा, जो चीज चेंज होगी, चेंजिंग क्वांटिटीज, चेंजिंग क्वांटिटीज हो, वो हमारे पास ये वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस तरह मैं लिख लूंगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास चेंज होगी। ओके, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में लिखूंगा P इज इक्वल टू mv, और ये भी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी तो चेंज होगी, ये तो वेक्टर है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज चेंजिंग। अच्छा, और ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी इज चेंजिंग, लीनियर मोमेंटम इज चेंजिंग, ये चीजें हमारे पास चेंज होगी, और वो मेजरमेंट्स हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें अब एमसीक्यू में क्या है, द मोशन ऑफ प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो द एंगुलर मोमेंटम डज नॉट चेंजेस, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टार्क एक्टिंग जीरो होता है, और टार्क बराबर है डेल्टा एल बाई डेल्टा टी के। तो जब टार्क जीरो होगा तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी जीरो हुआ तो डेल्टा एल इक्वल टू जीरो हुआ, डेल्टा एल जीरो हुआ तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो हुआ, एल एफ माइनस एल आई इक्वल टू जीरो हुआ, तो इसका मतलब है कि एल एफ बराबर होगा एल आई के। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, या एंगुलर, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल परसेंटेज चेंज पे है, यानी अक्सर एमसीक्यू आ जाता है ना, वेलोसिटी 20% बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी, या मोमेंटम 20% बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगा, या एंगुलर मोमेंटम 20% बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी कितने, यानी स्क्वायर में आपको परसेंटेज चेंज गिवन है। इस बात को सुनो, स्क्वायर में परसेंटेज चेंज गिवन है, और ऐसे क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है जिसका पावर 1 है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो v के ऊपर स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी का पावर तो 1 है, तो v में अगर परसेंटेज चेंज गिवन है, और जिस क्वांटिटी में आपसे रिक्वायर्ड है उसका पावर 1 है, तो उसका फार्मूला ये है। सब इधर देखो ना, जिस तरह हम देखते हैं ये 132 नंबर, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर में लिखूं, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m लिखूं, या मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 i ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल, या मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई 2i, या मैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r e स्क्वायर बाई 2 लिखूं। तो इधर देखिए जरा, या कोई भी इक्वेशन फिजिक्स का जिसमें स्क्वायर में आपको परसेंटेज चेंज गिवन हो, स्क्वायर में, यानी स्क्वायर में परसेंटेज चेंज आपको गिवन है डेल, डेल इज परसेंटेज चेंज, इंक्रीज, और इंक्रीज की मैं बात कर रहा हूं, डिक्रीज के फिर अपने एमसीक्यूज है। डेल इज परसेंटेज चेंज, इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज इन द क्वांटिटी हैविंग स्क्वायर, इन द क्वांटिटी हैविंग स्क्वायर, ऐसे क्वांटिटी जिसके ऊपर स्क्वायर है, एंड एंड परसेंटेज चेंज एंड परसेंटेज इंक्रीज इज रिक्वायर्ड इन क्वांटिटी हैविंग पावर 1, और वो एक दूसरे पे डायरेक्ट डिपेंड करते हैं। इन क्वांटिटी पावर 1 हैविंग पावर 1 हैविंग पावर 1, नो देन फार्मूला यूज्ड, तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, देन फार्मूला यूज्ड 2 डेल और प्लस डेल स्क्वायर बाय 100। तो इधर एमसीक्यू क्या है, आपको बताया गया है कि एंगुलर मोमेंटम L हमारे पास 20% बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी में आप परसेंटेज इंक्रीज बताए, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ ये है l स्क्वायर बाय 2i। इधर खैर ये तो मेंशन नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू का मतलब यही है, ठीक है। अक्सर आ जाने पर आपको ये बताया गया होगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो L, तो ये मैं लिखूंगा 2 इंटू 20% और प्लस 20% होल स्क्वायर बाय 100, तो ये हो जाएगा 40%, और ये हो जाएगा 2 2 4 400%, और डिवाइड बाय 100 कर दो तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44%।
44%। लेकिन इधर ये डेटा तो मैंने 20% पुट किया, इधर इन्होंने 50% गिवन है इधर। तो अगर 50% आ जाए तो फिर 50 पुट करो, 2 into 50% प्लस, मैं समझा 20% है लेकिन वो भी ठीक है, 20% भी तो आ सकता है। 50% इंटू 50% होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 100%, इससे हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा प्लस 5 5 25, ये हो जाएगा 2500% डिवाइड बाय 100, इसके साथ तब बर्बाद, ये हुआ 125%। द आंसर इज 125%। ओके माय डियर, ये हमारे पास 125% आंसर इसका आया। अब नेक्स्ट सुनो जरा, ये आया है, अब ये टाइम्स चेंज है और टाइम्स चेंज के बाद परसेंटेज चेंज आपसे मांगे। 133 में है, 133 में है मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल बिकम डबल, एक पार्टिकल का मोमेंटम डबल हुआ। 133 मोमेंटम p से 2p हुआ, मोमेंटम p से 2p हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी k से 4k हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है p स्क्वायर बाई 2mo, p n टाइम्स बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। ये इसका रिलेशन है। इधर आप परसेंटेज इंक्रीज गिवन नहीं है आपको एमसीक्यू में, इधर आपको टाइम्स इंक्रीज गिवन है। यानी आपको बताया गया है कि मोमेंटम हमारे पास पार्टिकल का डबल हुआ, 2 गुना बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा। तो आप पहले ये सोचो कि मोमेंटम के डबल होने से काइनेटिक एनर्जी में कितना टाइम्स इंक्रीज आएगा। व्हेन द मोमेंटम बिकम डबल 2 टाइम्स, इसको फिर इस तरह किया जाता है, ये p को मैंने 2p कर दिया, इसकी जगह मैंने p डैश नया मोमेंटम, तो ये k डैश कितना होगा, तो इधर मैं पुट कर दूं k डैश हो तो ये हो जाएगा 2p और होल स्क्वायर, p डैश की जगह मैंने पुटिंग की इनटू 2mo, तो ये हो जाएगा k डैश हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 और p स्क्वायर और बाई 2mo, तो ये 4 इधर कॉमन ले लो, ये p स्क्वायर बाई 2m यानी बाहर ले लो k डैश, तो k डैश आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द k। तो हम सिंपल डायरेक्ट बताते हैं, हम कहते हैं कि भाई मोमेंटम 2 गुना बढ़ेगा तो 2 2 4 काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी, और जब कोई भी चीज 4 गुना बढ़ेगा तो 4 से 1 माइनस करो 3 और मल्टीप्लाई 100% कर दो तो ये 300% बढ़ गया। मतलब मेरा ये है कि अगर कोई भी मेजरमेंट x से nx हो जाए, यानी पहले काइनेटिक एनर्जी k था अब 4k हुआ, तो जब nx हुआ तो n से 1 माइनस करो और 100% के साथ मल्टीप्लाई करो, इतना परसेंटेज इंक्रीज उस क्वांटिटी में आ गया। यानी अगर कल को आ जाए कि द मोमेंटम इंक्रीजेस 3 टाइम्स, मैंने 3 टाइम बता दिया, तो काइनेटिक एनर्जी 3 3 जा 9 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर 9 से 1 माइनस करो और 100% के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 800% इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट माय डियर वो है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यू है रिलेशन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू r ओमेगा, इन्होंने लिखा है, एक लिखा है v इज इक्वल टू r ओमेगा, एक लिखा है v इज इक्वल टू थीटा ओमेगा और r थीटा, तो वो गलत है सारे, ये तो सिंपल सी बात है r ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। इसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में ताल्लुक, रिलेशन जिसमें बड़ा जबरदस्त फिजिक्स है, तो वो तो पूरा फिर डिटेल में बातें हैं। तो 135 द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा, ठीक है, ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, आसान सा एमसीक्यू है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया सारे बेसिक एमसीक्यूज है, बेसिक, इंतहाई बेसिक एमसीक्यूज। The unit, अच्छा, increasing frequency of a body moving in circular path 2 times lead to increase the radial acceleration। 136 रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r, इसका इक्वेशन मैंने बता दिया। इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखो, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई कैपिटल T के, T ऊपर जाएगा 2 पाई f हो जाएगा, स्क्वायर ले लो, AC हो जाएगा r इंटू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 2 गुना बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स। Which of the following option is correct? काइनेटिक एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। इब्तिदा में मैंने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी पैदा भी हो सकती है, खत्म। मैंने बॉल पार्टिकल को ऊपर फेंका, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जाएगी, डिस्ट्रॉय होती जाएगी, लेकिन वो कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। फिर जब ऊपर से बॉडी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी गेन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस आएगा। तो बॉडी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रक्शन आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी में कंस्ट्रक्शन आ रहा है। ऊपर से जब नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कंस्ट्रक्शन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में डिस्ट्रक्शन आएगा, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। यानी जितनी जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेंस
कांस्टेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्यों नहीं? वो तो हो सकती है। पोटेंशियल कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हो सकता है। टोटल एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यस। 138 ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 0.1 किलोग्राम मास 0.1 किलोग्राम, ओके, आइए बताइए, इज थ्रोन अप विद इनिशियल वेलोसिटी, हमने इस वेलोसिटी से उसको फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से हमने पार्टिकल को फेंका अप, देन व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताएं मैक्सिमम हाइट पे। तो अभी मैंने बताया द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो वो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो आप इनिशियल पॉइंट पे जितनी काइनेटिक एनर्जी दी है वो डिस्ट्रॉय हो गई और वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी 1/2 mv²। तो ये 1/2 और ये हो जाएगा 0.1, यूनिट्स में पुट नहीं करता, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं, 10 10 100 हो जाएगा। तो ये 1 से पर इसके साथ 1 हो जाएगा, वो मतलब 1 समझ आ रियल आज और 2 पे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 5 इज द आंसर। ओके, इसमें है 5 जूल, किधर है? हाँ, 5 जूल 10 जूल वगैरह वगैरह, तो 5 जूल इज आंसर। वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स इज पॉजिटिव नेगेटिव? रिटार्डिंग फोर्स बॉडी को फास्ट करती है या स्लो करती है? रिटार्डिंग फोर्स बॉडी को स्लो डाउन करती है। तो पार्टिकल यानी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, तो डिक्रीज वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। और फोर्स जब रिटार्डिंग फोर्स होता है तो नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। ऑप्शन दिए पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, नन ऑफ दिस, तो ये हमारे पास होगा नेगेटिव। किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी 140। पावर बराबर है वर्क यूनिट टाइम के, तो वर्क बराबर है पावर इनटू टाइम के। तो अगर पावर को किलोवाट में ले लूं और टाइम को हावर में ले लूं तो किलोवाट हावर इज द यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी। किलोवाट हावर कितने के बराबर है ये भी याद रखो, किलो मीन 1000 और ये वाट हुआ और हावर मीन 3600 सेकंड हो गए। तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 6 1 2 3 4 5 और ये वाट जूल पर सेकंड, ये वाट जूल पर सेकंड और सेकंड के साथ कैंसिल जूल, तो 3.6 मेगा जूल एनर्जी है। किलोवाट हावर 3.6 मेगा जूल एनर्जी है। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये भी याद रखो, किलोवाट हावर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट हावर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुकूमत हम पे बेचती है, तो कुछ तो यूनिट होगा ना, सबका बिल तो सेम नहीं आता, तो कुछ तो यूनिट होगा, तो वो यूनिट हमारे पास है किलोवाट हावर। 1 किलोवाट हावर एनर्जी अगर आप यूज करेंगे तो वाबडा आपको 1 यूनिट चार्ज करती है। अगर आपने 100 किलोवाट हावर एनर्जी यूज की तो आप 100 यूनिट देंगे पाकिस्तान में, जो कि पता नहीं 2 करोड़ रुपए आते कि 3 करोड़ रुपए आते हैं। अच्छा, अ साइक्लिस्ट गरीब बंदे के लिए तो 3 करोड़ है ना। अच्छा, 141 141, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ स्पीड ऑफ 0.3 पाई रेडियन पर सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड इफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 24। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मीन 2 पाई r, 24 मीटर है। आप इसकी लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी मालूम करें। तो बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा, मुझे r चाहिए, ओमेगा तो मुझे गिवन है r चाहिए, तो r सर्कमफेरेंस से मालूम करो, तो r हो जाएगा 24 मीटर डिवाइडेड बाय 2 और पाई, ये 2 इसके साथ तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो 12 मीटर बाय पाई हो जाएगा, यानी 12 बाय पाई मीटर हो जाएगा, 5 मीटर। तो वी में लिखूंगा 12 बाय 5 और मीटर टी के यूनिट फिर बाद में बस मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और ओमेगा का मैं लिखूंगा 0.3 और पाई, और ये हमारे पास ठीक है मीटर और पर सेकंड। ओके, तो ये पाई पाई के साथ तबाह बर्बाद हुआ, तो वी आपके पास आ जाएगा 0.3 को 12 के साथ 12 इंटू 0.3, 3 2 6 और 3 1 3, तो 3.6 और मीटर पर सेकंड इज द आंसर। अच्छा, तो ये हमारे पास हुआ कौन सा एमसीक्यू? 141। 142 की तरफ जाते हैं अब। वन 142 एमसीक्यू। ये है सिंपल सारे बेसिक एमसीक्यूज आए हैं। ये 142 ये है माय डियर कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वेलो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है mv² बाय r के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, कीपिंग मास इन टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट।
कीपिंग मास एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट इफ द रेडियस ऑफ द इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास डिक्रीजेस। 143 व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकंड हैंड? ये रिपीट हुआ है, मैंने बताया है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड थीटा बाई टी वो बराबर करता है 2 पाई रेडियन 60 सेकंड में। तो ये इसके साथ जब कैंसिल होगा दरज दुरुज ये हो जाएगा 5/30 और रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। हाँ, ये 143 भी हुआ। तो अब 144 करते हैं। 144 ये माय डियर, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ एक पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करता है। तो अगर और कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं, इसमें काफी बातें हैं, लेकिन इतना याद रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकल के मोशन के साथ उसके वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन चेंज करता है, न तो पार्टिकल को बढ़ाता है, उसके मोशन को न तो बढ़ाता है, न तो पार्टिकल के मोशन को कम करता है। तो न तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, न तो काइनेटिक एनर्जी कम करता है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकल पे लग रहा है तो वो फोर्स की वजह से, उस फोर्स की वजह से पार्टिकल में न तो काइनेटिक एनर्जी ऐड हो रही है, न तो सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो वर्क डन हमारे पास उसका 0 होता है। वर्क डन, और आप इस तरह बता सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ये पार्टिकल है, ये ए से जाना चाहता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर है ना, तो इसके दरमियान एंगल क्या हुआ? 90। डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में ये कवर करना चाहता है और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान एंगल 90 हुआ। तो जब एंगल 90 हुआ तो वर्क इज इक्वल टू FD cos ऑफ 90 डिग्री। तो वर्क फिर भी 0 हुआ। इधर भी मैं 0 लिख सकता हूं। और इस तरह भी मैं बता सकता हूं कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टार्क क्या होता है? 0, क्योंकि टार्क बराबर होता है I अल्फा के। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो टार्क 0 है, टार्क 0 है तो वर्क बराबर होता है टार्क डॉट थीटा के। तो हमारे पास वर्क 0 हुआ, टार्क 0 हुआ तो वर्क 0 हुआ, वर्क 0 हुआ तो हमारे पास, हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि एनर्जी हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है, न तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, न तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो या नॉन यूनिफॉर्म। इसका वर्क डन हमेशा के लिए 0 होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल। इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, इट डज नॉट डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ये बात भी याद रखो। सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या डिक्रीजेस, या नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीजेस। तो नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीजेस। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू 145। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इन्होंने एक दिया है ओमेगा क्रॉस आर और एक दिया है ये आर क्रॉस ओमेगा, और बाकी ऑप्शन तो सारे वो है ये गलत, ओमेगा क्रॉस आर। तो इन दोनों में एक ठीक है, तो इन दोनों में ओमेगा क्रॉस आर ये ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी ऐसे घूम रही है, सुनो जरा, राइट हैंड रूल से, अब एंगुलर अगर ऐसे घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हम लेते हैं, ये आपकी तरफ ये, और बॉडी ऐसे घूम रही है तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये होगा। जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और ये आर है, तो अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करूंगा, आर क्रॉस ओमेगा, तो आर की तरफ अपना हाथ फैलाऊंगा और एंगुलर वेलोसिटी की तरफ उंगलियां कर्व कर दूंगा, तो फिर तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, बॉडी तो उधर जा रही है। तो अगर मैं अब ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को फैलाओ और ये जो 4 उंगलियां है इसको आप कर्व कर दो रेडियस की तरफ। तो रेडियस तो ये है, ये रेडियस है, तो ये हमारे पास ये आएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हम ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं, आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिखते। बाय राइट हैंड रूल पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन गलत आएगा। तो अगर बॉडी क्लॉकवाइज मोशन में है, तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये बता रहे हैं कि आप क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज बता रहे हैं, तो आप गलत हो गए ना। अच्छा, ये हमारे पास तो ओमेगा क्रॉस आर आप लिखे, आर क्रॉस ओमेगा नहीं है। 146 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखिए, अगर आप एक पार्टिकल एक स्ट्रिंग के साथ बांधे और आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ये अर्थ के साथ पैरेलल ऐसे, तो ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, और आप ऐसे घुमा रहे हैं तो यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो ये बता रहे हैं कि अगर उस स्ट्रिंग में जब यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये मास m अटैच है, स्ट्रिंग का टेंशन T, ये टॉप और बॉटम, बॉटम कहां पे मैक्सिमम होगा? बॉटम पे मैक्सिमम होगा, मैं बताता हूं, और टॉप पे मिनिमम होगा। बॉटम पे mg फोर्स डाउनवर्ड है, टेंशन फोर्स अपवर्ड है,
नेट फोर्स बराबर होगा सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। एम जी उधर लेकर जाओ, तो टी इज इक्वल टू एम जी और प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। एक तो ये बात याद रखो, टेंशन एट द बॉटम इज दिस, टेंशन एट द टॉप इज टी इज इक्वल टू, अब देखे जरा, अब क्या है, जब टॉप पे बॉडी होगी तो एम जी फोर्स डाउनवर्ड है और टी भी डाउनवर्ड है। तो इधर मैं लिखूंगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं लिखूंगा सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू एम जी और प्लस और टी। तो टी इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स माइनस एम जी, तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। ये भी याद रखो, टॉप पे टेंशन एस के बराबर होगा, बॉटम पे एस के बराबर होगा, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। अब उधर एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी है और इधर एम वी स्क्वायर बाय आर, इधर एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी है, सॉरी उधर नहीं, इधर बॉटम पे एम वी स्क्वायर बाय आर के साथ प्लस है और इधर एम वी स्क्वायर बाय आर से माइनस है एम जी। तो जाहिर बात है इधर टेंशन अगर एम जी में ले लूं 10 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल और एम वी स्क्वायर बाय आर ले लूं 50 न्यूटन, तो 50 माइनस 10 इधर 40 न्यूटन टेंशन होगा टॉप पे। और इधर ये तो वही है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स तो वही है 50 न्यूटन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और एम जी भी वही है, वही वेट है 10 न्यूटन, उन दोनों को ऐड करो तो 60 न्यूटन होगा। तो उधर जितना वेट यानी टॉप पे टेंशन से वेट माइनस करो, सॉरी सेंट्रीपेटल फोर्स से वेट माइनस करो, उतना टेंशन होगा और इधर ऐड करो, इधर टेंशन ज्यादा होगा, टेंशन कम होगा। और जनरली आप सोचे, जनरली अगर आपके हाथ में एक बाल्टी है, उसको आपने बाल्टी को पानी से भरवाया है, अपने हाथ में रखा है और आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब वो नीचे आता है ना तो बड़ा जोर होता है आपके हाथों पे, आपके हाथ में बड़ा टेंशन होता है, ज्यादा जोर, कुंडी भी वहीं पे टूट जाती है, कुंडी के टूटने का चांस भी बॉटम पे ज्यादा होगा। और जब वो ऊपर जाते हैं ना तो थोड़ा दिल आपका हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, फिर ऐसे आप पे ज्यादा फोर्स लगता है। तो ऐसे जब वो नीचे आता है तो फोर्स वो ज्यादा ताकत से नीचे की तरफ जाते हैं, तो टेंशन आप पे ज्यादा होगी आपके हाथ पे। तो आपका हाथ तो फीलिंग्स आप रखते हो ना, वायर तो आपको नहीं बता सकता कि भाई मुझ पे बॉटम पे टेंशन ज्यादा है, लेकिन बॉटम पे टेंशन ज्यादा होगी हमारी। अच्छा 147 ये कि इफ अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन देयर इज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन only, centripetal acceleration only, tangential acceleration only, angular acceleration only, both A and C. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में only centripetal acceleration, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन we have only centripetal acceleration, हमारे पास सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हमारे पास AT 0 के बराबर होगा, अल्फा 0 के बराबर होगा, क्योंकि AT क्या किसकी वजह से होता है, चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ना तो एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, ना तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, अलबत्ता टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून behaves as a centripetal force, work done 0. Work done against the gravitational force is converted to elastic potential energy, no. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग फोर्स के खिलाफ वर्क डन करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अक्सर ये एमसीक्यू आ जाता है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ वर्क डन करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी चार्जेस में, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्क डन, इधर देखो 150, वर्क डन किसके बराबर है, एफ डॉट डी के बराबर है। तो वर्क मैं लिख सकता हूं एफ डी कॉस ऑफ थीटा, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा एफ डी के बराबर होगा, तो एफ डी मैक्सिमम वर्क है। अब आप देखिए जरा, अगर थीटा में ले लूं 60 डिग्री तो वर्क डन हो जाएगा एफ डी कॉस ऑफ 60 डिग्री, वर्क डन फॉर 60 डिग्री। तो वर्क डन फॉर, अभी एमसीक्यू बताता हूं कि मेरा मतलब क्या है। वर्क डन फॉर 60 डिग्री ये हो जाएगा एफ डी और cos 61/2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा वर्क डन एट 60 डिग्री इज इक्वल टू एफ डी डिवाइड बाई 2। एफ डी किसके बराबर था, मैक्सिमम वर्क है, तो वर्क डन एट 60 डिग्री हो जाएगा वर्क डन मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी जा रही है तो उसमें ज्यादा एनर्जी ऐड होती जाएगी, ज्यादा वर्क होगा, बॉडी तेज जाएगी। अगर इस केस में इस बॉडी में 100 जूल काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई तो हम कहते हैं यानी 100 जूल काइनेटिक एनर्जी पैदा हो गई तो हम कहते हैं हमने 100 जूल वर्क किया। अगर आप उतना ही फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट के साथ 60 डिग्री एंगल से लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स 60 डिग्री से, तो आप खुद भी सोचे इस केस में ये बॉडी इतनी तेज नहीं जाएगी, ये उसके हाफ स्पीड से जाएगी, तो 50 जूल काइनेटिक एनर्जी अब आएगी, तो वर्क डन हाफ होगा, हाफ वर्क डन होगा 60 डिग्री एंगल पे। तो सवाल में यही बताया गया है कि वर्क डन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू if angle between force and displacement is what, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 0 डिग्री, तो 60 डिग्री। और ये भी याद रखो, अगर थीटा हमारे पास, ये भी याद रखो, अगर थीटा हमारे पास 30 डिग्री हो तो वर्क डन एट 30 डिग्री बराबर होगा
√3/2 ऑफ द वर्क डन मैक्सिमम। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, वर्क डन एट 30 डिग्री इंटू वर्क डन इन मैक्सिमम का रेशो होगा √3/2। और अगर एंगल 45 डिग्री होगा 60 के, तो मैंने बता दिया, तो फिर वर्क डन एट 45 डिग्री बराबर होगा 1/√2 ऑफ द वर्क डन मैक्सिमम। तो वर्क डन 45 डिग्री बाय वर्क डन मैक्सिमम का रेशो आएगा 1/√2। और फिर 60 डिग्री के लिए वर्क डन बराबर होगा एट 60 डिग्री, यहां पे मैंने कर दिया, तो वर्क डन एट 60 डिग्री डिवाइड बाय वर्क डन एट मैक्सिमम, यानी रेशो विद मैक्सिमम वर्क डन रेशो, तो 1/2 होगा रेशो। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है आपका। अच्छा, तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? सिंपल सिंपल है, वो ये है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले बता चुका हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए में गिवन है कि अल्फा 0 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन भी 0 होगा। नो। ऑप्शन बी, एंगुलर एक्सेलरेशन 0, टेंजेंशियल 0 होगा, लेकिन सेंट्रिपेटल 0 नहीं होगा। अल्फा 0 नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं भाई, ये तो 0 होगा। और AC नॉट, आप इसमें से वो देखो जिसमें AC 0 ना हो और फिर बाकी दोनों 0 हो। अल्फा इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0, ये मैं प्रीवियस बार बार बता चुका हूं, तो आप पूरा देखे जितना मैंने एक्सप्लेन किया, तो उधर में आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने दरमियान में इस बात को बहुत जल्दी एक्सप्लेन किया है। ये नॉट इक्वल टू 0, दे द करेक्ट ऑप्शन। شكل سبو زين دا شو يمسكوز نور كومانو تايم سمرو شو تايم راتو خير دي خبرداري بكيوي 49 minutes ده بس يو 5 minutes discussion بك نور كومانو دا نور اخر ريبيتبل لي سمبل يمسكوز او ختمو مثلا ratio of frequencies 152 ratio of the frequencies of two particles f1 by f2 वो है 2/3 what will be the ratio of centripetal force तो centripetal force इक्वल टू frequency square है तो AC1 by AC2 बराबर हो जाएगा f1 square by f2 square AC1 by AC2 बराबर हो जाएगा 2/3 और square तो 4/9 तो 4:9 is the correct option frequencies का रेशियो गिवन है centripetal acceleration का रेशियो पूछ रहे which of the following is equation of centripetal acceleration which ये भी गिवन है v square by r वही बात है और ये भी गिवन है r ओमेगा स्क्वायर दोनों है इधर मैंने v की जगह r ओमेगा पुट किया तो आप ये पुट करें एंड आफ्टर क्लपिंग ग्रुपिंग यू विल ऑब्टेन r ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की जगह फिर वैल्यू पुट करें 2πf तो ये हो जाएगा r 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r ऑल दिस थ्री ऑप्शन ए में ये गिवन है बी में ये गिवन है सी में ये गिवन है डी में ऑल ऑफ दिस तो ऑल ऑफ दिस all are correct options keeping radius constant if frequency of a particle become double the centripetal acceleration frequency के साथ क्या है स्क्वायर के साथ है ना फ्रीक्वेंसी डबल टू द 4 हो जाएगा 155 मैंने करा दिया अभी बॉटम पे हमारे पास यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होगा और बॉटम पे आप देखिए mg फोर्स डाउनवर्ड है टेंशन ऊपर है तो सेंट्रिपेटल फोर्स बराबर होगा सेंट्रिपेटल फोर्स बराबर होगा T माइनस mg के तो T बराबर होगा सेंट्रिपेटल फोर्स प्लस mg के ये पूछ रहे हैं टेंशन कितना होगा तो T बराबर होगा mv स्क्वायर बाई r प्लस mg के बॉटम पे टेंशन इतना होगा और टॉप पे हमारे पास टेंशन होगा mv स्क्वायर बाई r माइनस mg के moment of inertia has unit moment of inertia I is equal to mr square it has unit kilogram meter square 156 157 cause of centripetal acceleration is due to what centripetal acceleration is due to changing direction of tangential velocity मैं बता चुका हूं 158 that in case of uniformly accelerated motion ये बात याद रखिए uniformly accelerated motion में distance covered in the first second मान लो s1 है तो दूसरे सेकंड में इन द सेकंड 2 सेकंड्स में नहीं दूसरे सेकंड में यानी 10:02 3 सेकंड पे आपने स्टार्ट किया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो 10:02
और 4 सेकंड तक 1 सेकंड हुआ। इस केस में आपने S1 डिस्टेंस कवर किया, फिर 10:02 और 5 सेकंड, फिर एक और सेकंड हुआ, तो जर्नी यहां से स्टार्ट किया था, यहां से यहां तक 2 सेकंड हुए, लेकिन यहां से लेकर यहां तक दूसरा सेकंड है, इसको हम सेकंड कहते हैं। तो इसमें 3 टाइम्स ऑफ दिस वन होगा, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो बॉडी मुसलसल तेज हो रही है। तो पहले सेकंड में उसने कम डिस्टेंस कवर किया होगा, नेक्स्ट में ज्यादा कवर किया होगा, तो 3 गुना ऑफ दी ज्यादा कवर किया होगा ऑफ दी फर्स्ट हो, तो 3, नेक्स्ट सेकंड में, तीसरे सेकंड में 5 हो, नेक्स्ट सेकंड में 7 हो, नेक्स्ट सेकंड में 9। तो इसके लिए फार्मूला ये लिखते हैं 2n-1 into S1 if the body takes start from 0 from rest। अगर इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया है तो फिर उसके फार्मूला अलग है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये हमारे पास फार्मूला है। तो इन्होंने बताया है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड एंड फिफ्थ is 3 by S5 बाकी 3 2s are 6 minus 1 5 times of the S1, 5 2s are 10 minus 1 9 times of this one। इसके साथ तबाह बर्बाद हुआ तो ये 5:9 आया। न्यूटन सेकंड लॉ इन केस ऑफ एंगुलर मोशन 159। Newton second law in case of linear motion, F is equal to ma। In case of angular motion, torque is equal to I alpha। एंगुलर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ये है, लीनियर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ये है। अच्छा, एंगुलर मोशन में इंपल्स, ये भी याद रखो, नेक्स्ट एमसीक्यू ये है, वो बराबर है F डेल्टा टी के। और एंगुलर मोशन में इंपल्स, एंगुलर इंपल्स इसको कहते हैं, फोर्स की जगह लेगा टॉर्क, और टाइम की जगह किसी का बाप भी नहीं ले सकता, टाइम है। टाइम एक सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उधर तो आप लीनियर मोशन में या एंगुलर में टाइम तो वही गुजरता जाएगा, टाइम तो चेंज नहीं होगा। तो टॉर्क, लीनियर मोशन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, एंगुलर मोशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क। तो टॉर्क डेल्टा टी इसको एंगुलर इंपल्स कहते हैं, F डेल्टा टी इसको लीनियर इंपल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू इसी पे है, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू F डेल्टा टी या टॉर्क डेल्टा टी। फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। 161 एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल बाय डेल्टा टी के बराबर है, जो कि बराबर है टार्क के। तो अगर टार्क 0 कर दूं तो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी 0 होगा, तो डेल्टा एल 0 होगा, और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी बराबर है फोर्स के। तो अगर फोर्स 0 कर दूं तो फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 होगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 163। तो ये बात बेटा, ये तो आप लोग को 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है, तो ये आप खुद भी सॉल्व करें, 0.018 रेडियन के बराबर है। और इस तरह 164 ये है, या बुक में देखे, सिंपल सी बात है, 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर है, तो वो बराबर है 57.3 डिग्रीज के। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 164 मैंने इब्तिदा में किया है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड इज ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड इज ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हावर हैंड। एमसीक्यू यही है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस ठीक है। 165 a wheel is rotating at omega given है 900 revolution per minute axis about its axis। when the power is cut off it comes to rest in 1 minute। 1 minute में रेस्ट में आया जब उसका पावर कट किया गया। उसका एक रोटेटिंग व्हील जो इस वेलोसिटी से घूम रहे, आप एंगुलर एक्सेलरेशन बताए, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ क्या हो जाएगा? 0। ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आई बाई टी। आफ्टर क्लपिंग ग्रुपिंग वैल्यू स्पोर्ट करो, 900 रिवोल्यूशन पर मिनट इस तरह लिखूंगा, 900 रिवोल्यूशन मीन 2 पाई, और पर मिनट हो तो डिवाइड बाय 60 सेकंड हो, और फिर 1 मिनट हो तो फिर 60 सेकंड हो। तो ये 2 इसके साथ तबाह बर्बाद हो गए, और ये 18 हो गया, और ये फिर क्या हुआ? ये हुआ माय डियर 900 है। अच्छा, रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन। ओके, तो ये आपके पास जो इसका आंसर आएगा पाई बाय 2। अच्छा, टाइम कितना है? टाइम है 1 मिनट। पाई बाई 2 वराल इसका आंसर पाई बाई 2 आता है। पाई बाई 2 आप इससे कर दो। अच्छा, ये 166 हो, या इसको मैं सॉल्व कर देता हूं इधर। ये आया अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा आई बाय डेल्टा टी। ओमेगा आई है 900 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मीन 2 पाई, और डिवाइड बाय पर मिनट है, पर मिनट मीन 60 सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 2 1800, और ये पाई और डिवाइड बाय 60 सेकंड। ओके, पाई रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास सुबह
एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टाइम 60 सेकंड है अल्फा, तो ये हो जाएगा 60 और 60, ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा पाई और रेडियन, और ये 60 नीचे आएगा तो 60 मल्टीप्लाई 60 और ये सेकंड स्क्वायर, ये सिफर इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 सिफर इसके साथ कैंसिल हुए और ये हुआ 6 चक्का 36, 18 बाई 36 और पाई और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ठीक है ये आ जाएगा यो पाई बाई 2 और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इब्राहिम से वो बस वशو خد هذه 2 MCQs دي بس ده ختم شو ده finished سونه وشو نو ټول خامخا ټول کیږي دا نو ټول ریپیټډ دي بیا هم دغه خبرې دي پکې 174 پر ټول کمپلیټ کم او ټایم څومره شو خدا خیر ده زه اون کې دا به زه کمپلیټ کوم نو خامخا کمپلیټ کولی حاجی اوکے جی شاګردان خو زما یاران دي کنه شاګردان خو بس خدای دې ټول کامیاب کی سره زمونږ او چې څوک پوهیږي او دوه ټکي موږ زده کړو موږ ته دعا کوي بچو دعا کوي موږ ته دعا کوي او ځان ته کوي اچھا وی 166 if there is change of angular momentum from 1 joule second to 4 joule second li1 दे LF4 दे अलग यूनिट और सरंदी कम हाँ डायरेक्ट खबर कोमा और टाइम वाइज तो लाला जी 4 सेकंड टार्क मालूम करो टार्क डेल्टा L बाय डेल्टा T नो डेल्टा L 4 - 1 और डिवाइड बाय 4 ये हो जाएगा 3/4 न्यूटन मीटर भी इन्होंने जूल लिखा है लेकिन टार्क में जूल नहीं लिखोगे न्यूटन मीटर ओके अ मास इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट पोजीशन 167 अ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट पोजीशन ओके ये नीचे आ रहा है ओके फ्रॉम अ 30 मीटर हाइट h इज इक्वल टू 30 मीटर h1 और जब वो इधर पहुंच गया यानी उसका हाइट यहां से लेकर यहां से लेकर तक h1 था ये h2 था 25 मीटर तो उसने कितना कवर किया 5 मीटर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो मैं लिखूंगा mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई m के साथ कैंसिल क्योंकि मास तो वही है ना तो ये मैं लिखूंगा g और ये 30 माइनस 25 तो हो जाएगा 5 तो g5 इज इक्वल टू v स्क्वायर और 2 इधर आएगा ये 2 इधर आएगा तो 10g और g की वैल्यू 10 है 10 10 100 इज इक्वल टू v स्क्वायर v इज इक्वल टू अंडर द रूट 100 ये आ जाएगा क्या 10 मीटर पर सेकंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ओके ये हो जाएगा 168 बस कवर शुखर हो जाना 168 तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रेडियस 2 मीटर टेंजेंशियल तो मालूम करनी है एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 8 रेडियन पर सेकंड टेंजेंशियल वेलोसिटी r ओमेगा के बराबर है आप उनका दोनों 16 मीटर पर सेकंड ये बड़े बेसिक एमसीक्यू है बड़े बेसिक एमसीक्यूज 169 व्हाट इज टॉर्क इन एंगुलर मोशन टॉर्क इन एंगुलर मोशन I ओमेगा टॉर्क इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा ये इक्वेशन गिवन है बाकी इक्वेशंस गलत गिवन है एक ये गिवन है mr स्क्वायर कैपिटल T एक ये गिवन है mr अल्फा नहीं mr r स्क्वायर अल्फा है ये गलत और एक गिवन है D में गिवन है mr स्क्वायर बाय अल्फा गलत दे द करेक्ट ऑप्शन a mass m is moving with a constant velocity its angular momentum with respect to the origin remains constant angular momentum of a body is defined as the mass and angular velocity angular momentum mass and angular velocity यानी L बराबर है m ओमेगा के नो हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस fc यानी एंगुलर मोमेंटम बराबर है fc और रेडियस नो भाई लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वाह जी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी नो तो फिर किसके बराबर है I ओमेगा के बराबर है हाँ I ओमेगा तो उधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी यस रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत अहम है रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप मीन रिंग उसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो हुई हाफ mv स्क्वायर उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर लेकिन I बराबर है mr स्क्वायर के तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी mv हाफ mv स्क्वायर के बराबर है तो दोनों का रेशियो ले लो काइनेटिक एनर्जी लीनियर बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल
आएगा 1। इसका मतलब ये कि हूप जब ऊपर से नीचे रोल डाउन करता है एक इंक्लाइन प्लेन पे, तो उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी उसमें रोटेशनल होती है। जबकि अगर आप डिस्क ले ले तो डिस्क में फिर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लीनियर के हाफ होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसमें हाफ होती है कंपेयर टू लीनियर। तो अगर इस तरह के एमसीक्यू आ जाए कि एक हूप है और उसकी वो रोल डाउन करता है, एक डिस्क एक हूप है वो रोल डाउन करता है एक इंक्लाइन प्लेन पे और उसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो 10 + 10 20 जूल होगी। या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है तो टोटल कितनी होगी? तो 10 + 10 20 जूल होगी। और अगर आपको बताया जाएगा टोटल एनर्जी उसकी 50 जूल है, रोटेशनल कितनी है? तो 25 जूल। Work done by centripetal force is equal to 0. In case of angular motion, work done is torque dot theta. बता दिया। Work is equal to F dot D को work is equal to torque dot theta। ये linear motion में work done है, ये angular motion में work। 175 dimension of moment of inertia mr² किलोग्राम मीटर स्क्वायर ml²। Which of the following does not changes for moon? वेलोसिटी वो तो चेंज होगी, मून यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। खुदा हाफिज, थैंक यू।